हेलो एवरीवन, क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज चैप्टर सेकंड को स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे चैप्टर फर्स्ट की थ्योरी हमने कंप्लीट करा दी है, उसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे उन क्वेश्चनों को भी हम पूरा करेंगे। बच्चों की डिमांड थी कि थ्योरी सेकंड चैप्टर की सर स्टार्ट कर दीजिएगा, इसके लिए हमने सेकंड चैप्टर की थ्योरी को आज स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी सॉल्व करना आपको हम सिखाएंगे। आज चैप्टर सेकंड की बात करते हैं। चैप्टर सेकंड आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इसका नाम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं इसके वेटेज की। वेटेज का मीन्स है बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का इससे मिलता है। तो इस सेशन के लिए हम आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड ने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों चैप्टर को मिला करके 16 मार्क्स का वेटेज रखा हुआ है। 16 मार्क्स के हिसाब से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलेगा कि अप्रॉक्सीमेट 5 मार्क्स का इस चैप्टर से आने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है और हम इसको शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम कुछ चैप्टर फर्स्ट की थ्योरी को रिवाइज करते हैं और फिर हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिकली मीन्स होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी मेथड का यूज किया गया हो, तो वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। यहाँ मैंने सपोज किया कि यहाँ पर कोई मेरा पॉजिटिव चार्ज बॉडी इस तरीके से रखी हुई है। पॉजिटिव चार्ज बॉडी, चाहो तो हम कह सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्यू है। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, आप लोगों से बेटा ये क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड क्यू है। अगर हम बात करते हैं कि इसके अराउंड ये जो रीजन है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि किसी चार्ज के अराउंड का जो रीजन है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम आप बात करते हैं कि अगर कोई एनोदर चार्ज जो कि पॉजिटिव है और इसको अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर जो चार्ज रखा हुआ था वो लाए हुए चार्ज पर फोर्स अप्लाई करने लगेगा जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। मीन्स आउटवर्ड इसलिए होगी क्योंकि दोनों के दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, इसकी वजह से यहाँ रिपल्सन होगा। इसका मतलब है कि Q जो भी फोर्स अप्लाई करेगा Q डैश पर, इसकी वजह से उस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होगी। इसका मतलब है कि Q जो है वो Q डैश को दूर की ओर भगाएगा। मान लीजिएगा यहाँ पर हमने ला करके रखा है, वो पॉइंट आपका A था। अब इस चार्ज को मुझे A से B पर पहुँचाना है, Q डैश को A से B पर पहुंचाना है, तो हम चार्ज को इधर की ओर लाना शुरू करेंगे। लेकिन इसकी वजह से जो रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन का मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आउटवर्ड लगा हुआ है, वो इस चार्ज को रोकने का काम करेगा। इसका मतलब है इस चार्ज को ये आगे की ओर नहीं बढ़ने देगा। तो अगर मुझे चार्ज को A टू B ले जाना होगा तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। इसका मतलब है मुझे यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मूव कराते हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा। जस्ट इसके अपोजिट हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मान लीजिएगा ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये अट्रैक्ट हो रहा है, ये इसको अट्रैक्ट किए हुए, और इस चार्ज को अगर हम दूर की ओर ले जाएंगे तो ये चार्ज जो है
उसको ले जाने नहीं देगा बल्कि अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा। अगर इस चार्ज को आगे कहीं ले जाना है तो मुझे इसके अगेंस्ट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होगा उसके अगेंस्ट में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो ये देखा गया कि अगर किसी चार्ज को हम मूव कराते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में मुझे कुछ वर्क करना पड़ता है। उस वर्क डन को ही यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे कि अगर किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मूव कराना है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में उस वर्क डन को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, तो हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर फर्स्ट के रिवीजन से ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक वर्क डन होता है। किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराने के लिए जो भी हमें वर्क डन करना पड़ता है उस वर्क डन को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन इसकी एग्जैक्ट हम बता दें तो हम आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज का होता है, इसलिए मैंने ये कोई चार्ज यहाँ पर बना दिया और इसका मैग्नीट्यूड जो है Q है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया कि ये आपका कोई पॉइंट जिसको मैंने P बोल दिया है और इधर ये डिस्टेंस आपका है और यहाँ हमने सपोज कर लिया इन्फिनिटी है और यहाँ पर आपका जो चार्ज है वो प्लस का 1 कूलम है। इसको हम टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट का वो वर्क डन होता है जहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के आते हैं। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक वर्क डन है। कब होता है? जब चार्ज को इन्फिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाया जाता है, क्योंकि पॉइंट अगर हम चेंज कर देंगे तो वर्क डन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस से है, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा पॉइंट को चेंज करने से। इसलिए ये बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो वर्क डन होता है जहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आते हैं और उसको लाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ता है उस वर्क डन को ही हम किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक वर्क डन है जो कि चार्ज को मूव कराने के लिए किया जाता है। इसकी डेफिनेशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन जो चार्ज हम मूव कराते हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो सिंबल है वो V होता है, तो V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर हमारा होने वाला वर्क डन W है और मूव कराने वाले चार्ज को हम अगर Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q0 एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का होगा। अब हम बात करते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, तो मुझे पता चल रहा है इस एक्सप्रेशन से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो वर्क डन होता है और वर्क डन जो है वो एक
स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी SI यूनिट की, कि इसकी SI यूनिट क्या होगी। तो हम यहाँ से इसकी SI यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो SI यूनिट जो है पोटेंशियल की, वो आपकी जूल, क्योंकि वर्क डन की जूल होती है और चार्ज की कूलाम होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की SI यूनिट जूल पर कूलाम होगी। सिंबल में अगर हम लिखना चाहें तो सिंबल J पर C, या इसी को हम JC इनवर्स भी लिख सकते हैं। और इस पूरे को मिला करके हम वोल्ट के नाम से जानते हैं। और वोल्ट के लिए जो सिंबल है वो हम V का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की SI यूनिट जो है वो वोल्ट होती है। 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा, तो 1 वोल्ट आपका 1 जूल पर 1 कूलाम के इक्वल होगा। तो 1 जूल पर 1 कूलाम भी लिख सकते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी SI यूनिट जूल पर कूलाम या वोल्ट होती है। और इस 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, तो 1 जूल पर 1 कूलाम के इक्वल होता है। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन किया, आपको समझाया, पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक वर्क डन होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में अगर किसी भी चार्ज या टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं तो उसमें हमको करना पड़ता है। वही वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं जिसमें ये मुझसे कहा गया है कि एक ऐसा सिस्टम है जो सिंगल चार्ज से बना हुआ है और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी पॉइंट पर किसी टेस्ट चार्ज को लेकर के आना है तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ए पॉइंट चार्ज का मतलब सिंगल चार्ज, सिस्टम जो है वो सिंगल चार्ज का है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें हम टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे वो आपका सिंगल चार्ज से बना हुआ है। ऐसे केस में हमें उसका किसी पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस डेरिवेशन को करने के लिए हम इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस हम लोग 11th क्लास से पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, फिजिक्स में भी सीखा है और आप लोग उसको जानते भी होंगे। आज हम उसका यूज करने वाले हैं। हमारा टॉपिक जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसको हम यहाँ पर शुरू करते हैं। उसको ड्राइव करने के लिए मैंने कंसीडर कर लिया कि मेरा सिस्टम एक ऐसे पॉजिटिव सिंगल चार्ज से बना हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड Q है और उस सिंगल चार्ज वाले सिस्टम को एयर या वैक्यूम में मैंने ऑरिजिन ऊपर रख दिया है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि इस सिंगल चार्ज जो कि पॉजिटिव है उससे r डिस्टेंस दूर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना है कितना होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर O से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया है और इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट करना है। हमें मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वर्क डन होता है, कहाँ से करना पड़ता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वर्क डन जो है इन्फिनिटी से चार्ज को पॉइंट P तक हम लेकर के आते हैं। तो इसलिए मैंने इस डायग्राम को आगे की ओर बना दिया और यहाँ पर हमने एक इन्फिनिटी पॉइंट डिसाइड कर दिया है और इन्फिनिटी पर मैंने टेस्ट चार्ज Q0 को रख दिया। मैथमेटिकली हम सभी जानते हैं कि इन्फिनिटी एक अनडिटरमाइंड पॉइंट होता है जिसका हम सॉल्व में यूज नहीं कर पाते हैं, केवल उसका इमेजिनेशन करते हैं और फाइनल फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसकी वजह से मैंने यहाँ सपोज कर लिया कि मेरा टेस्ट चार्ज Q0 जो है
वो पॉइंट ए पर रखा हुआ है। अब पॉइंट ए पर मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया है। अब पॉइंट ए जो है वो पॉइंट ओ से कितना दूर है, तो वो x डिस्टेंस दूर है, ये मैंने सपोज कर लिया है। टेस्ट चार्ज जब पॉइंट ए पर रखा होगा तो पॉइंट जो ये आपका चार्ज Q है वो Q0 पर फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है और रिपल्सन के केस में फोर्स की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये फोर्स का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड एरो लगा करके रिप्रेजेंट कर दिया। ये फोर्स जो है वो चार्ज की वजह से लग रहा है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, और जिसकी वैल्यू जो है वो कूलम्ब्स लॉ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या फॉर्मूला होता है, क्या कूलम्ब्स लॉ होता है। तो चैप्टर फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर Q1 Q2 दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस r है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² होता है। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया 1/4πε0। यहाँ मेरे पास चार्ज एक Q है, दूसरा चार्ज Q0 है, तो Q0 दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ r नहीं है, यहाँ डिस्टेंस x है, इसलिए x का स्क्वायर कर दिया। तो पॉइंट ए पर जब टेस्ट चार्ज Q0 रखा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका जो है वो 1/4πε0 Q0 अपॉन x² होगा। हमने सपोज किया कि टेस्ट चार्ज Q0 को A से B तक मुझे मूव कराना है। A से B तक मूव कराने के लिए जितनी डिस्टेंस है उसको मैंने dx बोल दिया। तो A से B तक जब हम इस टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे तो मुझे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा उसको मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है। तो वर्क डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला F.S होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। डॉट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसलिए मैंने यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट कर दिया। स्केलर प्रोडक्ट जब ओपन करते हैं तो cos थीटा आता है, थीटा दोनों के बीच का एंगल होता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अगर एंगल देखा जाए यहाँ पर तो मुझे पता चल रहा है कि 180 डिग्री है, इसीलिए मैंने यहाँ पर cos 180 लगा दिया। cos 180 की वैल्यू -1 होता है, तो मैंने यहाँ पर -1 लगाया। -1 लगाने के बाद मुझे क्या एक्सप्रेशन मिलता है, -F/dx। F जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो वैल्यू मैंने पुट कर दे तो 1/4πε0 Q0 अपॉन x² dx। तो जब टेस्ट चार्ज को A to B हम मूव कराते हैं तो हमें इतना वर्क डन करना पड़ता है, लेकिन मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और पोटेंशियल की डेफिनेशन मुझे सिखाती है कि चार्ज को इन्फिनिटी से मूव कराना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ भी लिख दिया कि इन्फिनिटी से जब हम चार्ज को मूव कराएंगे तो मैंने सपोज कर लिया कि इसी तरीके के A to B जैसे एलिमेंट बहुत सारे इसमें प्रेजेंट होंगे और हर एलिमेंट में होने वाला वर्क डन इस तरीके से होगा। अगर हम सभी वर्क डन को प्लस कर देते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि इन्फिनिटी से पॉइंट P तक ले जाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ये ऐड करने का काम जो है वो हम इंटीग्रेशन से करते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया टोटल वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज Q0 मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी। जब अगेंस्ट में होता है तभी वर्क डन हम लोग कंसीडर करते हैं, अदरवाइज कंसीडर नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कितना वर्क डन होगा तो मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन में इनको लिमिट्स बोलते हैं, तो यहाँ जो लिखा होता है वो इनिशियल लिमिट होता है और यहाँ लिखा होगा उसको हम फाइनल लिमिट कहते हैं। इनिशियल लिमिट को लोअर लिमिट भी बोलते हैं और फाइनल को हम अपर लिमिट भी बोलते हैं। तो इनिशियल वैल्यू मेरी इन्फिनिटी होगी क्योंकि यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं। कहाँ तक जा रहे हैं, पॉइंट P तक। पॉइंट P
ओ से कितना दूर है, तो आर डिस्टेंस दूर है, इसलिए मैंने आर लगा दिया। वैल्यू लगा दी एफ की, तो 1/4πε0 या डी डब्ल्यू पूरे की वैल्यू मैंने पुट कर दी। इसमें क्यू नॉट अपॉन 4πε0 कॉन्स्टेंट है, तो मैंने इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख दिया। कितना बचेगा, तो 1/x² बचेगा। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मुझे मालूम है, आप सभी बच्चे जानते होंगे कि इसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो माइनस का 1/x आता है। कैसे आता है, तो सबसे पहले हम इसको ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर ले जाने के बाद तो मुझे मिलता है x का -2, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। क्या इसका आंसर आता है n+1 अपॉन में n+1 आता है। यहाँ अगर देखा जाए तो n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो सॉल्व करेंगे तो नीचे -1 रहेगा, और ऊपर आपका आ जाएगा x की पावर -1। मैंने डिवाइड कर दिया, तो इसीलिए देखो ये प्लस का आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 1/x² का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस का 1/x होता है। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, आपको बता भी दिया कैसे ये वैल्यू आई है। लिमिट को लगा दिया। लिमिट जब हम यूज करते हैं तो अपर लिमिट का पहले यूज किया जाता है, फिर हम लोअर लिमिट का यूज करते हैं माइनस साइन के साथ। तो मैंने वही कर दिया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, इसलिए यहाँ का साइन मैंने रिड्यूस कर दिया, हटा दिया है। अपर लिमिट लगा दिया तो 1/r माइनस का लोअर लिमिट 1/∞। मुझे मालूम है कि 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म यहाँ से हट जाएगा। कितना मिलेगा, तो Q0 अपॉन 4πε0 r। तो मुझे यहाँ पर वर्क डन पता चला कि Q0 टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक ले जाएंगे, तो मुझे इतना वर्क डन करना पड़ेगा। मुझे निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q0। Q0 एक टेस्ट चार्ज जिसको हम मूव कराते हैं। वर्क डन टेस्ट चार्ज को मूव कराने में कितना होगा मैंने कैलकुलेट कर लिया। वो वैल्यू को जैसे ही मैंने यहाँ पर पुट किया, Q0 से Q0 जो है वो कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल हो जाने के बाद में कितना मुझे मिला, तो 1/4πε0 Q/r। तो सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज से r डिस्टेंस दूर कितना हुआ, तो 1/4πε0 Q/r। ये आपको लर्न रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। आप चाहें तो इसका सभी बच्चे स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं लिखने के लिए, क्योंकि नोट्स आप प्रॉपरली बनाते रहें, या तो वीडियो देखते हुए साथ साथ बनाते रहें या बाद में बना लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या फाइनल आंसर आता है, 1/4πε0 Q/r। यहाँ से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। कौन से चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, जो चार्ज रखा हुआ है। इसका मतलब जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिपेंड करता है, ना कि मूव कराने वाले चार्ज को। उसके साथ साथ आपने देखा जैसे जैसे डिस्टेंस चार्ज से चेंज होती चली जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी चेंज होता चला जाएगा। यहाँ से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा। अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो चार्ज के केस में एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी, और डिस्टेंस के केस में एक हाइपरबोला मुझे मिलेगा। हाइपरबोला हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 कहाँ होगा, तो आप कह सकते हैं जब r की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। r की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी 0 होगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का एक डेरिवेशन किया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को देखें
और अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर ज़रूर करें। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।